नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना, जिसका शीर्षक है यण संधि। देखिए, आज हम यण संधि की पाठ्य योजना की बात करेंगे। और दोस्तों, अगर कक्षा की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चों के प्रश्न आते हैं वो इसी पे आते हैं, सर ये कक्षा 7 के लिए बना सकते हैं कि कक्षा 8 के लिए बना सकते हैं, कक्षा 4 के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेसन प्लान जो मैं बताता हूँ, अगर मैं इसमें कक्षा की बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप ये किसी भी कक्षा में बना सकते हो, तो उसी लेवल पे मैं बात करता हूँ कि व्याकरण की पाठ्य योजना तो आप वैसे भी किसी भी लेवल पे बना सकते हो, चाहे वो कक्षा 4, 5, 6। बस थोड़ा सा आपको प्रश्नों का स्तर है ना, वो थोड़ा कम या ज़्यादा करना होता है, तो वो बात आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर कक्षा 4-5 के आसपास की है तो उसमें आप प्रश्नों का स्तर थोड़ा कम रखें, ठीक है, उनका लेवल थोड़ा कम रखें। अगर प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है, बच्चे 9th की आप हिसाब के बना रहे हो, 9 10th के हिसाब से या फिर 8th के हिसाब से, तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बस बढ़ा दीजिए और कुछ नहीं है। बाकी आप किसी भी लेवल में इसको बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी अब कक्षाओं से रिलेटेड बच्चों के ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो इसीलिए आते हैं, तो ध्यान रखना। तो देखिए, यण संधि की पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे और सामान्य उद्देश्य हम देखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य आपको अच्छे से पता होगा, पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण को जो भी संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य उद्देश्य, जिसमें व्याकरण के प्रति रुचि उत्पादन बच्चों में करना, ध्वनि तत्वों का ज्ञान बच्चों में प्रदान करना, ठीक है, और उसके बाद संधि समास कारक यानी व्याकरण से संबंधित जितनी भी युक्तियाँ हैं उनके बारे में ज्ञान करवाना। ये डिटेल्स की बात नहीं है, इसमें बस सामान्य बच्चों में जानकारी देना और शुद्ध व्याकरण का बच्चों में प्रयोग करना सिखाना, और बच्चों में शुद्ध भाषा प्रयोग करना भी सिखाना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सामान्य उद्देश्य माना जाता है वो है चारों कौशलों का विकास बच्चों में करना, यानी जो श्रवण है, भाषण है, पठन है, लेखन है, तो इन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना सामान्य उद्देश्य जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, जैसे प्रकरण समझ लीजिए या फिर हम शीर्षक कह देते हैं, तो शीर्षक से संबंधित है। तो यह ध्यान रखना, जो शीर्षक एवं प्रकरण से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो देखिए, इसमें जो यण संधि पढ़ रहे हैं उसका बच्चों में परिचय कराना, यण संधि से विषय में बच्चों में नियमों का ज्ञान प्रदान करना, और साथ में पाठ्य पुस्तक में जैसे यण संधि से रिलेटेड कोई शब्द देखने को मिलता है तो उनका उदाहरण देते हुए उनका वाक्य में प्रयोग या फिर उनका शब्दों का प्रयोग बच्चों में करना सिखाना। आगे बात करते हैं सहायक उपकरण। अब देखिए, छात्र अध्यापक में जब पाठ्य योजना जब एक्सप्लेन करता है विद्यार्थियों के सामने, तब किन चीज़ों के उपकरणों की सहायता छात्र अध्यापक लेता है, तो उन उपकरणों की सहायता ली जाती है, वो ही सहायक उपकरण कहे जाते हैं। अब देखिए, पाठ्य योजना के अंतर्गत श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, इंगेतिका या फिर जिसे हमें संकेतिका कहते हैं, लपेट फलक है, चार्ट पत्र आप स्पेशली ध्यान रखें। व्याकरण की जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हो तो चार्ट पत्र का उपयोग स्पेशली आप करना आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि अब चार्ट पत्र के माध्यम से बच्चों में जो उदाहरण है वो इजीली आप बच्चों को समझा सकते हैं, और आप भी जब कक्षा में एक्सप्लेन करें तो ये चार्ट पत्र होने से आपके भी बहुत ज़्यादा सहायता रहती है। तो ये ध्यान रखें, चार्ट पत्र का उपयोग पाठ्य योजना को ज़्यादा रोचक भी बनाता है। पूर्व ज्ञान की अगर हम बात करें तो बच्चों में यण संधि आज हम पढ़ रहे हैं, तो यण संधि से पूर्व चाहे गुण हो या फिर दीर्घ हो, वैसे ही दीर्घ संधि का इसमें ज्ञान बता गया है। तो दीर्घ संधि से रिलेटेड करते हुए हम यण संधि को पढ़ेंगे। इसमें बच्चों में पूर्व ज्ञान कौन सा है, दीर्घ संधि का। आगे बात करते हैं प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना जब हम करते हैं तो एक बात यह ध्यान रखना, इसमें कुछ नियम सूत्र को भी प्रयोग करते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात वगैरह, तो वो भी आप ध्यान रखें, वे फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेना। बाकी ये क्या है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो इसमें ये ध्यान रखें, इसमें एक वाक्य जो प्रयोग में लिया गया है जिसमें हम शब्द को स्पेशली टारगेट करेंगे जो कि दीर्घ संधि से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों में पहले ही ज्ञान का बता चुके हैं कि बच्चों में पूर्व ज्ञान किसका है, दीर्घ संधि का। तो देखिए, राम विद्यालय जाता है, इसमें विद्यालय को टारगेट किया, हमने रेखांकित किया है। देखिए, पहला प्रश्न, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है, तो बच्चे सामान्य जवाब देंगे विद्यालय। विद्यालय में जो संधि विच्छेद है तो बच्चे दीर्घ संधि अच्छे से जानते हैं, तो सामान्य इसका संधि विच्छेद भी कर देंगे, विद्याधन आले। तीसरा प्रश्न, विद्या में अंतिम स्वर तो आ है और आले में प्रथम स्वर वो है आ, तो आ
प्लस आ के संयोग से कौन सा स्वर बनेगा, तो वो आ ही बनता है, क्योंकि दीर्घ आ ही होता है। उसके बाद बात करेंगे ई प्लस ए के संयोग से कौन सा स्वर बनता है, तो बच्चों को ई का ज्ञान नहीं है। पहले जब दीर्घ बच्चे ने पढ़ी होगी तो उसमें समान स्वर होने चाहिए, जैसे ए प्लस ए, आ प्लस ए इत्यादि, मतलब जो भी है ई या फिर ऊ प्लस ऊ इत्यादि, ये जानकारी बच्चों में है। लेकिन ऐसी कोई जानकारी बच्चों में नहीं है अभी तक। उसमें पूर्व ज्ञान किसका है, दीर्घ का है। तो दीर्घ का ज्ञान होने के कारण बच्चा समस्यात्मक उत्तर देता है। उसके बाद उद्देश्य कथन करता है छात्र अध्यापक कि प्रिय छात्र, आज हम यण संधि को विस्तार से समझेंगे या विस्तार से उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तुतिकरण। देखिए, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो प्रस्तुतिकरण एवं उसका उदाहरणीकरण हम जब करते हैं तो ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम होता है पाठ्य योजना का, व्याकरण की पाठ्य योजना का, जिसमें हम उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। हालांकि इसकी जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो बच्चों का भी सहयोग इसमें लिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो साथ होता है वो छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का ही होता है। तो इसमें देखिए, पहला उदाहरण है, आज हम प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। इसमें अध्याय को हमने टारगेट किया है। तो ठीक है, अध्याय में जैसे संधि विच्छेद बच्चे से पूछेंगे, अगर बच्चा जवाब देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप बताएंगे, क्योंकि आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हो। प्रस्तुतिकरण यानी बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हो, बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। तो इसका जवाब आप सीधे देंगे कि अधि और आई, और अधि का जो अंतिम जो स्वर है वो ई है, आई का जो प्रथम स्वर है वो आ है। तो ई और आ के संयोग से जो मिलता है वो ई का ई स्थान पर क्या आदेश होता है, वो यह आदेश होता है। इतना बच्चों को हम बताएंगे। ठीक है, बच्चे अगर इस बात से नहीं समझते हैं तो हम संधि युक्त पद इनको जोड़कर बताएंगे कि किस प्रकार ई का हम यह करते हैं तो वो कैसे शब्द बनता है। ठीक है, अगर बच्चे को एक उदाहरण से समझ में नहीं आता है, जाहिर सी बात है बच्चे को एक उदाहरण से समझ में भी नहीं आएगा, तो हम दूसरा फिर उदाहरण देंगे बच्चों को। तो देखिए, दूसरा उदाहरण देखें तो इसमें अत्याचारी राजा दूर रहे, अत्याचारी राजा से दूर रहे। तो अत्याचारी हमने शब्द टारगेट किया, वही सेम प्रोसेस है, आप देख पा रहे होंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें बच्चे 3 से 4 आप उदाहरण देंगे। इसमें देखिए, तीसरा वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषण किया गया। इसमें अन्वेषण को हमने टारगेट किया। अतिथि का स्वागत करो, तो इसमें स्वागत को टारगेट किया है। वैसे ही 4 से 5 इसमें उदाहरण आप दे सकते हो। उसके बाद आता है नियमीकरण। देखिए, आपने 4-5 उदाहरण दे दिए तो बच्चे समझ गए होंगे, तो आप एक नियम निर्धारित कर दो कि बच्चों को, आप उदाहरण पता नहीं, उदाहरण तो हजारों उदाहरण होते हैं, तो आप एक नियम स्थापित कर दो बच्चों के सामने कि आपको ऐसी स्थिति देखने को मिले तो आप यही करना है। तो छोटा सा एक नियम दे दो कि ई के बाद अगर कोई भी आ जाए तो आपको ई के जगह क्या करना है, ये। ऊ के बाद अगर कोई भी आगे स्वर आता है तो उसके बाद ऊ को क्या करना है, आपको वह करना है। तो इतना बच्चों को आप समझा देंगे तो बच्चे के सामने आप जो भी उदाहरण रखेंगे वो बच्चा इजीली कर पाएगा। तो देखिए, इसमें कक्षा कार्य, अभ्यास कार्य, मूल्यांकन कुछ भी प्रकार से कह सकते हैं। तो देखिए, वैसे आप कक्षा कार्य को अलग करके इसमें से कुछ उदाहरण मूल्यांकन में लोगे तो 2 भी आप बना सकते हो। बाकी अगर मूल्यांकन के साथ साथ कक्षा कार्य भी इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 8 से 10 उदाहरण आपको लेना जरूरी है। अगर आप कक्षा कार्य अलग रख के 5 से 6 उदाहरण लेते हो तो मूल्यांकन में 4-5 प्रश्न लेके, 4-5 उदाहरण लेके वहाँ पे भी इसको अलग से बता सकते हो। तो जो दोनों ऑप्शन आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें 8 से 10 उदाहरण आप यहाँ पे नीचे मैंने मिक्स करके ले लिया है। तो ये देखिए, 8 से 10 उदाहरण है जो कि बच्चों को आप समझाएंगे, क्योंकि पूरी डिटेल से तो आपने समझा दिया, एक छोटा सा नियम भी दे दिया। तो बच्चा जैसे ही इसमें जैसे ई देखेगा, देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ, अत्यधिक में जैसे यहाँ पे ई देखा संधि विच्छेद करने के बाद, तो ई को जगह वो क्या कर लेगा, यह कर लेगा। अब यह कर लेगा तो फिर वो संधि जब मिलान करेगा तो अत्यधिक शब्द बना जाएगा। तो वैसे छोटा सा नियम बच्चों को मिल जाता है तो बच्चे इजीली सारे उदाहरणों को समझ सकते हैं। तो ये होता है बच्चों में मूल्यांकन हो गया। अब बच्चों में गृह कार्य, जब संपूर्ण बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे अपने आप ही उदाहरण का समझ रहे हैं, तो हम गृह कार्य करते हैं। तो गृह कार्य में क्या है, 20 शब्दों को जो पाठ्य पुस्तक में, जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं उस पाठ्य पुस्तक के अनुसार 20 ऐसे शब्द ढूंढे जो यण संधि से रिलेटेड हैं। उनको आप लिखकर उनका वाक्य, मतलब उदाहरणों के माध्यम से उसका संधि विच्छेद करते हुए प्रयोग करके लेकर आए। ऐसा हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ की लिंक, जैसे मैंने कहा है कि पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड करके इजीली बना सकते हो। और हमारे चैनल को देखिए, आप बिना कहीं सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि ऐसे ही लेसन प्लान के वीडियो हम रेगुलर आपको देते रहते हैं। और बच्चों को, जिनको अगर कोई लेसन प्लान हमारे चैनल पर, वैसे बहुत सी पाठ्य योजनाएँ अपलोड है, फिर भी अगर कोई समस्या आती है
तो आप हमारे को मैसेज भी कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके हम पूछ सकते हैं, या फिर कोई जानकारी लेना हो या फिर नई कोई पाठ्य योजना आपको बनानी है और यूट्यूब पे नहीं मिल रही है तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं। हम 1 या 2 दिन में आपको लेसन प्लान बना के अपलोड कर देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ये आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, तो अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।